हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। आज फिर हम आपके सामने लेकर आए एटॉमिक मॉडल से एक नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मॉडल। तो देखो, पिछले लेक्चर में या पिछली क्लास में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट मॉडल स्टार्ट कर दिया था, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने चालू कर दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु संरचना मॉडल को एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से समझाया था। और उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने कौन कौन सी सामग्री ली थी, कौन कौन सी एक्सेसरी ली थी, उनकी बात मैं कर चुका हूँ। फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पन्नी, तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए स्वर्ण पन्नी ली। और स्वर्ण पन्नी क्यों ली ये भी आपको पता है। दूसरी बात, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा, एक स्क्रीन ली थी जिसके ऊपर पॉलिश हो रही थी, किसकी? जिंक सल्फाइड की। और उन्होंने एक लिया था अल्फा पार्टिकल सोर्स, यानी कि अल्फा कण छोड़ने वाली मशीन। तो उन तीनों एसेसरी के माध्यम से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था। और उनका एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। देखो, हेडिंग यही रहेगी, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। अब ये जो बोर्ड पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का प्रयोग। देखो, ध्यान समझना, तीन चीज मैंने आपको बताई थी। एक तो अल्फा कण स्रोत, सेकंड स्वर्ण पन्नी, थर्ड स्वर्ण पन्नी, और एक लिया था हमने अल्फा कण स्रोत ही आएगी, स्वर्ण पन्नी आएगी, एक है ZNS से लेपित पर्दा या स्क्रीन। तो देखो, नोटिस करो इधर बोर्ड के ऊपर, ये जो आपको दिख रहा ना, ये वाला, ये है अल्फा पार्टिकल सोर्स, यानी कि अल्फा कण छोड़ने वाली मशीन। आपने विभिन्न प्रकार की मशीनें अपने जीवन में देखी होगी, जैसे एक्सरे मशीन, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, सोनोग्राफी मशीन, ठीक है। तो जब उन मशीनों को ऑन किया जाता है, जब उन मशीन्स को ऑन किया जाता है, तो उनमें से रेज निकलती है, कण निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो अल्फा कण भी कुछ इसी प्रकार का कण है। तो ये अल्फा कण छोड़ने वाली मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ये नंबर एक, ये जो आपको दिख रही है, ये स्क्वायर शेप, सॉरी रेक्टेंगल शेप में, ये आयताकार, ये है गोल्ड फॉइल, यानी कि स्वर्ण पन्नी। देखो ये रहा, दिख रहा ना, यहाँ से ये क्या है, ये स्वर्ण पन्नी। और मैंने बता दिया था स्वर्ण पन्नी क्यों ली, क्योंकि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता अगर कोई धातु होती है तो गोल्ड होता है। और ये भी नोटिस कर लो, ये जो स्वर्ण पन्नी थी, इसकी मोटाई 1000 परमाणुओं के बराबर थी। इसकी मोटाई 1000 परमाणुओं के बराबर थी। और ये सबसे लास्ट में जो आपको ये दिख रहा है ना, बड़ी सी स्क्रीन, ये वाली, ये पर्दा है, पर्दा इस गोल्ड पन्नी के पीछे लगाया हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर अल्फा कण छोड़ने वाली मशीन, इसके जस्ट आगे गोल्ड फॉइल, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जैसे अल्फा कण उसके अंदर से निकल कर जाएंगे। और उसी गोल्ड फॉइल स्वर्ण पन्नी के पीछे क्या लगा हुआ है? पर्दा। समझ सकते हो आप इस डायग्राम से। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है ZNS, ये कंपाउंड है, यौगिक है, जिसकी पॉलिश की गई है। ये दिख रही ना, ऐसे डैश डैश मैंने बना रखी है लाइनें, ये ZNS की पॉलिश है जो पर्दे पर की है। ये क्यों की गई है पॉलिश, ये भी अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे ही रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल सोर्स का बटन ऑन किया, ये जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया, इसमें से क्या निकलने लग गए? अल्फा कण। ये जा रही ना, 1 2 3 4 5, ये अल्फा कण है। ऐसे तो मशीन से लाखों अल्फा कण निकलते हैं, मशीन से लाखों अल्फा कण एग्जिट करते हैं मशीन से, लेकिन हमें इतना समझना नहीं है। हमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, ये अल्फा कण, 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 नीचे मैंने लिख रखा है अल्फा पार्टिकल्स। तो ध्यान देना, रदरफोर्ड ने जैसे ही अल्फा पार्टिकल सोर्स का बटन ऑन किया, उसमें से लाखों अल्फा कण निकलने लग गए, ठीक है। और ये सारे अल्फा कण किसके ऊपर जा रहे हैं? स्वर्ण पन्नी के ऊपर। शॉर्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कर दी, बम्बार्ड कर दिया अल्फा पार्टिकल्स का। किसके ऊपर?
ऑन गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पन्नी के ऊपर। ये देखो ये स्वर्ण पन्नी। अब उन्होंने क्या देखा, ध्यान देना, उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। बहुत सारे अल्फा कण ऐसे थे जो इस पन्नी को भेद कर बिल्कुल सीधे निकल गए और ऐसे निकले जैसे पन्नी में कोई चीज ही ना हो। जैसे आप मान लो दरवाजे में से निकलते हो ना, तो फट से निकल के चले जाते हैं, दीवार में से तो नहीं निकल सकते ना। तो ये अल्फा कण स्वर्ण पन्नी में से ऐसे निकले जैसे इनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। मतलब स्वर्ण पन्नी कोई खोखली चीज है, उसमें से आराम से अल्फा कण निकल कर भाग गए। ठीक है, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से बिल्कुल बिना परेशानी के सीधे एग्जिट कर गए। तब रदरफोर्ड ने पता लगाया कि स्वर्ण पन्नी, शायद जो स्वर्ण पन्नी है उसको हम एक परमाणु मान सकते हैं। स्वर्ण पन्नी का अधिकांश भाग कैसा हो सकता है, खोखला हो सकता है। फिर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जिन जिन पर मैं ये मार्कर रख रहा हूं, एक तो ये और एक ये दोनों। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 120 डिग्री, सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए, मतलब 120 डिग्री के कोण पर निकल गए। ये देखो 120 एंगल पर ही क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। 120 एंगल पर ये भी क्या कर रहा है, एग्जिट। क्या बोला मैं, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी में से सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो स्वर्ण पन्नी में 120 डिग्री का कोण बनाकर जिंक सल्फाइड के पर्दे से जा टकराए। कुछ अल्फा कण 120 डिग्री के कोण पर निकल गए। देखो बहुत सारे तो ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकले, बहुत सारे तो ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकले। कुछ अल्फा कण 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए। फिर नोटिस करो, कुछ अल्फा कण ऐसे थे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हुआ जा रहा हूं, आपको समझ में आता जाएगा। अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। स्ट्रेटली एग्जिट सम अल्फा पार्टिकल इन गोल्ड फॉइल। अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। उसके जस्ट बाद सेकंड पॉइंट नोट करो, कुछ अल्फा कण, सम अल्फा पार्टिकल्स 120 डिग्री एंगल पर एग्जिट कर गए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ध्यान देना, कुछ अल्फा कण ऐसे थे, कुछ अल्फा कण ऐसे थे, जैसे ये रहा और ये रहा, जो 90 डिग्री के एंगल पर निकले, जो 90 डिग्री के कोण पर निकले। कुछ अल्फा कण 120 पर और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री के एंगल पर निकल गए। अब ये सोचने वाली बात है, देखो कुछ तो सीधे ही निकल रहे हैं, जैसे कोई परेशानी नहीं हो रही। कुछ 120 डिग्री कोण पर निकले, मतलब सीधे चलते आ रहे थे, जैसे स्वर्ण पन्नी में घुसे ये उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया। क्यों, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ये सब हम बाद में जानेंगे। कुछ अल्फा कण ऐसे आए और 90 डिग्री के एंगल पर पहुंच गए। क्यों, मतलब कोई ना कोई चीज है इसके अंदर जो इनका रास्ता भटका रही है या इनको प्रतिकर्षित कर रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉकिंग जो मैं कहने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगभग 20,000 में से, क्या बोला मैं, अप्रोक्सली 20,000 में से, मैंने पहले बता दिया था कि अल्फा कण यहां पर लाखों में छोड़े गए हैं। ठीक है, तो लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो बिना टकराए वापस लौट आया। देखो ये बीच वाला जिसको मैंने डार्क बना रखा है, अंडरलाइन कर रखी है, ताकि आप इसको ढंग से नोटिस कर सको। लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिना टकराए ही वापस लौट आया। और ये भी ध्यान दे लो, वो जो अल्फा कण था ना, वो बिल्कुल बीचों बीच में था। आपको क्या करना है, इस पूरी स्वर्ण पन्नी को, वैसे तो स्वर्ण पन्नी की मोटाई 1000 परमाणु के बराबर थी, लेकिन इस पूरी स्वर्ण पन्नी को हमें एक परमाणु समझना है इस प्रयोग को समझने के लिए। क्या बोला मैं मानता हूं कि स्वर्ण पन्नी बहुत सारे परमाणुओं से बनी हुई है, लेकिन हमें समझने के लिए इस स्वर्ण पन्नी को क्या मानना है, एक परमाणु। क्या मानना है, एक परमाणु। ठीक है, और जो सबसे बीच में जो अल्फा कण गया ना, सबसे बीच वाला अल्फा कण, वो बिना टकराए ही वापस आ गया। देख लो, दिख भी रहा आपको, ये सारे अंदर घुस रहे हैं लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा, ये बिना टकराए ही वापस आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, बिना टकराए वापस क्यों आया? अब सुनना, ये तो था रदरफोर्ड का मॉडल।
अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या निष्कर्ष निकाले वो समझना ध्यान से। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या निष्कर्ष निकाले। ध्यान देना, इनका जो रिजल्ट था फर्स्ट, इनका रिजल्ट ये है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण कैसे निकल गए? सीधे। मतलब अब इस बात से क्या समझ में आता है? इस बात से यही समझ में आता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला। स्वर्ण पन्नी को हमने एक परमाणु मान रखा ना, तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। खोखला है तभी तो कण निकल गए। मतलब उन कणों को किसी ने रोका ही नहीं। परमाणु के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उन कणों को रोक पाए। मतलब अधिकांश अल्फा कण निकलने का मतलब है, जैसे आप ऐसे मान लो ये मार्कर का ढक्कन है, इसके चारों तरफ मैं ऐसे गोला बनाऊं ऐसे, वो आप क्या समझ सकते हो? परमाणु, और ये परमाणु का बीच वाला भाग। तो अल्फा कण आ रहे हैं, यहां से निकल गए, यहां से निकल गए, यहां से निकल गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला। बीच में से नहीं जा सकते, वो तो अभी पता लग जाएगा आपको। पर देखो ये परमाणु का भाग पूरा खोखला पड़ा ना, यहां से निकल गए, यहां से निकल गए, यहां से निकल गए, यहां से सीधे निकलने से यही तात्पर्य है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला। ओके। दूसरी बात, 120 डिग्री के कोण पर, 120 डिग्री के कोण पर जो अल्फा कण डिस्पर्स्ड हो रहा है, जो अल्फा कण विक्षेपित हो रहा है, देखो ये वाला, ये आया सीधा तो नहीं निकला ना, लेकिन 120 डिग्री के कोण पे चला गया। और 120 डिग्री पर जाने का मतलब है कि कोई ना कोई चीज है बीच में जो इनको क्या कर रही है? प्रतिकर्षित कर रही है। देखो ये पार्टिकल यहां तक बिल्कुल सीधा चल रहा था, यहां आते इसके ऊपर कोई बल लगा, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा, तो वो सीधा नहीं निकल पाया, वो इधर चला गया। मतलब कोई चीज है जिसने इस कण को इधर धकेला है। अब वो क्या चीज है? रेगुलर रहो, समझ में आएगा। अधिकांश अल्फा कण 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए और उसका कारण है प्रतिकर्षण। उसका कारण क्या है? प्रतिकर्षण। नंबर 3, जो 90 डिग्री के कोण पर अल्फा कण है वो भी क्या हुए? प्रतिकर्षित हुए। देखो अब क्वेश्चन बन सकता है कि सर ये 120 पर क्यों, ये 90 पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसकी दूरी, आप एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे ये कण बीच में आते जा रहे हैं तो इन पर बल लग रहा है, यहाँ पर बल नहीं लग रहा, यहाँ पर बल नहीं लग रहा। जैसे जैसे ये कण बीच में आते जा रहे हैं, इनके ऊपर क्या लग रहा है? बल। तो ये बीच में आ रहा है तो इस पर बल लगा, 120 पर भाग गया। ये थोड़ा सा और नीचे आया क्योंकि दूरी कम हो गई ना, तो बल ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर बल कम लग रहा है, यहाँ पर दूरी कम है तो बल ज्यादा लग रहा है। तो ये 120 पर ना जाकर इस पर ज्यादा बल लगने के कारण या ज्यादा प्रतिकर्षण होने के कारण ये कितने डिग्री के कोण पर निकल गया? 90 डिग्री के। और जो चौथा पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो गया ही नहीं, वो आगे तक पहुंचा ही नहीं, वो पहले ही अपने मार्ग से वापस लौट आया। वो इसलिए लौट आया, अब नोटिस करना, वो इसलिए लौट आया क्योंकि परमाणु के बीचों बीच में, एज इट इज मिडल पॉइंट, परमाणु के बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल बीचों बीच में परमाणु का सबसे सघन भाग, सबसे डेंसर भाग, सबसे सॉलिड भाग पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। ये लो, ये उस समय की सबसे बड़ी खोज थी रदरफोर्ड के जीवन की। उन्होंने नाभिक को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। ये देखो, परमाणु के बीचों बीच में एक सबसे सॉलिड चीज पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। और ये आप भली बात ही जानते हो, यू नो वेरी वेल, कि नाभिक के अंदर परमाणु के 2 कण पाए जाते हैं। वो पहले बातें हो चुकी है। नाभिक में 2 कण कौन से होते हैं? एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, ना तो ये प्लस है ना माइनस। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? प्लस। नाभिक के अंदर 2 कण हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, तो वो तो चुपचाप पड़ा है, नाम ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल बैठा है। एक कौन सा है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। तो वो कुछ काम करेगा। तो देखो नाभिक में मैंने पहले से ऐसे क्या बना रखा है? प्लस शो कर रखा है, दिख रहा ना प्लस।
ऐसे, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन है। अब सुनो, ये प्लस वाला है और ये जो अल्फा कण आ रहे हैं इधर से वो भी तो प्लस है ना। अल्फा कण क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये पिछली क्लास में बात हो चुकी है कि अल्फा कण प्लस क्यों होते हैं, क्योंकि अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। नाभिक का नाम आते समझ लिया करो, प्लस का चिन्ह है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं ये वाले He2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दिए थे, अब 2 प्रोटॉन बच गए। तो अल्फा कण क्या होता है? प्लस प्लस प्लस। अल्फा कण क्या होता है? प्लस। नाभिक भी प्लस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब आप सोचो, अगर प्लस वाला प्लस के पास जाएगा तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, मतलब आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। ये आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण। प्लस वाला प्लस के पास कभी नहीं आएगा, माइनस वाला माइनस के पास कभी नहीं आएगा। प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। और प्लस और माइनस में क्या होगा? आकर्षण। देखो, अगर आवेशों की प्रकृति सेम है, एक जैसे हैं, तो वो दूर दूर जाएंगे, चाहे वो प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो। लेकिन अगर आवेशों की प्रकृति डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो फिर उनमें अट्रैक्शन होगा। लेकिन आप इस केस में देख सकते हो, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला, मतलब सेम नेचर के चार्जेज है, सेम नेचर के आवेश हैं, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब आप पॉइंट नंबर 2 पर आओ। ये जो 120 पर जा रहा ना, 120 पर ये वाला, तो ये भी तो अल्फा कण है और ये प्लस है, तो ये प्लस और ये प्लस, इनमें प्रतिकर्षण होगा कि नहीं? अब समझ में आई बात? ये दूर क्यों भागा? प्रतिकर्षण, वो भी एक प्रकार का बल है। ये प्लस तो ये दूर भाग गया। अरे प्लस वाला प्लस वाले के ऊपर बल लगाएगा, लेकिन पास बुलाने का नहीं, दूर भगाने का, क्योंकि सेम नेचर के चार्जेज है, समान प्रकृति के आवेश है और वो उनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब दूर भेजना, अपने पास नहीं बुलाना, दूर भगा देना, ये प्रतिकर्षण है। तो ये हालांकि ये 120 पर ही जा पाया क्योंकि इनमें दूरी ज़्यादा थी। फिर इसके बाद जो 90 डिग्री वाला आया तो दूरी इतनी कम हो गई ना, इतनी दूरी कम हो गई, मतलब प्रतिकर्षण बल घटा कि बढ़ा? दूरी घटने से बल बढ़ा, और बल बढ़ने से फिर ये 90 पर ना जाकर इसने पहले ही धकेल दिया इसको तो फिर भी कम धकेला, इसने पहले ही धकेल दिया। अब आप सोचो, जो 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा था, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, तो सोचो कितना भयंकर प्रतिकर्षण होगा। हाईली रिपल्सन क्रिएट इन दिस केस, कितना भयंकर प्रतिकर्षण यहाँ पर क्या बन रहा है? उत्पन्न हो रहा है। अब इतना जबरदस्त प्रतिकर्षण है तो इसने क्या किया? इसको आने ही नहीं दिया, इसको पहले ही धकेल दिया। इसीलिए ये गलत बताते हैं कई कि ये कण इससे जाके टकराया, बीच वाला कण टकराया ही नहीं। टकराएगा कहाँ से? जब इतना भयंकर प्रतिकर्षण बन गया, वो बिना टकराए ही लौट आया, और जब वापस लौट आया तब रदरफोर्ड क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। ये इसकी लाइफ की सबसे बड़ी घटना थी। इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि ये तो वही घटना हो गई, अगर हम 9 इंच की गोली किसी के ऊपर दागे और वो गोली सामने वाले पे ना जाकर वापस हमारी तरफ लौट आए, तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी रदरफोर्ड की। ये उनके जीवन काल का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। समझ में आया होगा? ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक बार रदरफोर्ड मॉडल के रिजल्ट देख लेने हैं ढंग से, ठीक है, और रदरफोर्ड मॉडल की कमियां देखो। सबसे पहला मॉडल थॉमसन का था, थॉमसन के बाद मॉडल किसका है? रदरफोर्ड। और आप भी जानते हो नेक्स्ट मॉडल क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई ना कोई कमी है, तभी तो नेक्स्ट मॉडल आया। रदरफोर्ड भी कंप्लीट सही नहीं है, सही है लेकिन ये एटम की कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, संपूर्ण स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। इसका मतलब इसके भी बाद में कोई वैज्ञानिक आने वाला है, तो वो तो तब आएगा ना जब रदरफोर्ड क्या छोड़ेगा? कमियां। उन्हीं कमियों को पूरा करेगा नेक्स्ट साइंटिस्ट। तो रदरफोर्ड का रिजल्ट क्या रहा, इनकी कमियां क्या रही, वो भी देख लेते हैं। ओके,
सबसे पहले देखो रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष, रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सारा समझ ही लिया, आराम से वर्णन कर दो, क्या दिक्कत है। पहला जो रिजल्ट था या पहला पॉइंट जो रिजल्ट का है वो ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा कण स्ट्रेट कर गए थे, सीधी लाइन में निकल गए थे। दूसरी बात कि परमाणु के मध्य में एक ठोस संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक की नेचर कैसी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है। अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए, इससे क्या रिजल्ट निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला। राइट। परमाणु के मध्य में एक ठोस संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक की नेचर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। तीसरी बात यह है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि संपूर्ण परमाणु में धनावेश बहुत कम जगह में पाया जाता है। धनावेश का आयतन कम होता है जो मध्य में पाया जाता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अब आप फ्लैशबैक में जाओ, थॉमसन वाले मॉडल में जाओ। थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु का संपूर्ण भाग प्लस होता है। उन्होंने तो पूरा गोला ही प्लस का बता दिया था। ऐसे परमाणु का भाग धन आवेश से बना होता है जिसके बीच बीच में क्या फंसे रहता है, माइनस। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव भाग, परमाणु का धन आवेशित भाग संपूर्ण परमाणु में ना रहकर एक छोटे से आयतन में कैद रहता है और उसी जगह को बोला जाता है नाभिक। परमाणु का पॉजिटिव पार्ट मतलब प्लस वाला भाग संपूर्ण परमाणु में ना होकर, संपूर्ण परमाणु में ना होकर एक छोटे से आयतन नाभिक में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, छोटी सी जगह पर ही है। ये रहा वो छोटा सा आयतन जिसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, नाभिक। हाँ, चौथी बात, रदरफोर्ड ये बोल रहा है कि नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं बनी होती है। नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं बनी होती है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो एक और बात बताई थी रदरफोर्ड ने कि इस नाभिक के चारों तरफ ऐसी वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती है। नाभिक के चारों तरफ परमाणु के अंदर वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती है और उन कक्षाओं में चक्कर कौन लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन लगाता रहता है। बस इतनी ही जानकारी थी उसको। ये लो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये लो, ये 4 पॉइंट आपको तैयार करने हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु के मध्य में एक ठोस संरचना नाभिक पाई जाती है। परमाणु का जो पॉजिटिव भाग है या परमाणु का जो पॉजिटिव पार्ट है वो टोटल एटम में रिप्रेजेंट ना करके एक स्मॉल वॉल्यूम, एक छोटी सी जगह पर सिचुएटेड होता है और उस छोटी सी जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने लास्ट में ये भी बात बताई कि नाभिक के चारों ओर बिल्कुल स्टेबल सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट बने हुए हैं, वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। तो इतनी सारी बातें हमने कर ली किसको लेकर, रदरफोर्ड मॉडल को लेकर। अब इस मॉडल में एक चीज और पढ़ना आपको, रदरफोर्ड की कमियां, रदरफोर्ड की क्या कमियां रही और उन कमियों को किसने पूरा किया,
वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।